तो मैंने कहा देखिए ये पैसे के चक्कर में अखबार जिसको बच्चे की तरह पाल रहा हूँ मैं, इसकी हत्या कर दूँ संभव नहीं है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज़ उड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। इंटरव्यू वायरल होने के 24 घंटे के अंदर 100 पुलिस वाले आए, मेरा सरकारी मकान मुझसे खाली करा दिया गया। कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? उसके तत्काल बाद सर राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति होती है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मेरी मान्यता खत्म करी गई और आज सरकार को बने हुए 7 साल से ज्यादा समय हो गया। और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। पिछले 3 महीनों में ईडी को 3 चिट्ठी आ चुकी है मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का एक क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। मैं कहीं इस देश को मोदी जी और शाह साहब से ज्यादा प्यार करता हूं, तो इस नाम पे बंद नहीं करना चाहिए था। आप कह रहे थे कि मोदी जी को पसंद नहीं है, शाह जी को पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देशद्रोह के केस और चैनल बंद कराने में मोदी योगी सरकार पर बड़ा खुलासा। ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट में नेहा संजय केस में क्या फंस गई सरकार? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते एक हफ्ते से जिस अंदाज में नेहा सिंह राठौर और एक निजी चैनल के बंद होने की खबरों से पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में एक अलग किस्म के माहौल की खबरें हैं, इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाहर जिरह की, उसमें मोदी और योगी सरकार की ऐसा लगा कि कलई खुलती चली गई। आखिर मोदी सरकार ने इस पूरे मामले में केंद्र की सरकार से जवाब क्यों तलब कर लिया? आखिर ऐसा कौन सा बिंदु था जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया? और इस बीच में जो नई बातें सामने आई, जो नए खुलासे सामने आए, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उसका कोई फर्क पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? आखिर कौन से हैं वो बड़े आरोप जिसमें सरकार के एक खास अधिकारी के जरिए दबाने और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी? उस चैनल को पैसों का लालच दिया जा रहा था। दोस्तों, एक एक करके सब आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को देख करके आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से मोदी और योगी सरकार की कलई खुल रही है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिनकी अदालत में जब जिरह शुरू हुई, बहस शुरू हुई, तो फिर एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हुए दोस्तों। इस बीच संजय शर्मा ने जो खुलासा किया वो योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों से मानो पर्दा उठ रहा। कैसे योगी के खास लिए दफ्तर बुला करके एक तरीके से, किस अंदाज में, किस तरीके से धमकाने की कोशिश तक का आरोप लगाया। कैसे कई सारे स्टेज पर, कई सारे प्लेटफॉर्म पर उनको हर जगह परेशान करने की कोशिश की गई। सुनिए और देखिए इस चौंकाने वाले वीडियो में। 5 महीने बीते, मुझे योगी जी के सबसे भरोसेमंद अफसर ने बुलाया, मेरे भी पुराने संबंध थे, और मुझसे कहा, लाइन यही थी कि संजय बाबा तुमसे बहुत नाराज हैं। और मैं समझ गया मुझे क्यों बुलाया गया। मैं फाइल लेके गया तो मैंने उनसे पूछा, बाबा मुझसे क्यों नाराज है, सीएम क्यों नाराज है? बोले, महाराज जी को लगता है कि तुम अखिलेश के आदमी हो। मैंने कहा, अच्छा क्यों लगता है? बोले, अखिलेश जी तुम्हारे घर जाते थे, गए हैं तुम्हारे घर, तो उनके घर जाते थे रेगुलर, उन्होंने मैगजीन को तुम्हारी लॉन्चिंग करी। तो मैंने उनसे ये कहा कि पहली बात तो मुख्यमंत्री मेरे घर आए थे, कोई गुंडा माफिया अपराधी मेरे घर नहीं आया था। फिर मैंने उनको फ़ोटो दिखाया। मैंने कहा, मेरे ऑफिस में अखिलेश जी की सरकार के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगभग हर 10 दिन बाद आते थे, चाय पीते थे, समोसा खाते थे। बीजेपी के कई मिनिस्टर भी मेरे आते थे। मतलब चाय और समोसा और तो नहीं कुछ? नहीं, वो बीजेपी वाले लोग छुप के पढ़ते नहीं, बता भी सकते, बाकी बात है। मैं तो मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी आते हैं, सपा के भी आते हैं, मेरी नेचर अच्छी है, सब आते हैं। और मैंने कहा अखबार के दफ्तर में तो कई अपराधी किस्म के लोग भी आते हैं, सो घोषित नेता हैं लेकिन हैं अपराधी, वो भी आते हैं। तो अखबार का दफ्तर शिव जी की बारात होता है। फिर मैंने उनको फाइल दिखाई। मैंने कहा, मैं शपथ पत्र दे सकता हूँ
सूचना विभाग में हर दिन का अखबार जमा होता है। मैं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद कर दूंगा। व्यक्तिगत मैं किससे मिलता हूँ कोई मेरे आता ये पैमाना नहीं है। एज ए पत्रकार मेरा अखबार बोलता है। हेडिंग लगाता था मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में एक डीजीपी ने थोड़ा सा अपराध सा किया था, एक अपराधी की मदद की थी और रिकॉर्ड की थी, तो मैंने हेडिंग लगाई थी डीजीपी बिकता है बोलो खरीदोगे। अखिलेश सरकार के एक मिनिस्टर ने गाली बकी तो मैंने गालियाँ छाप दी थी। और मैं देखता था कि अखिलेश जी मुझसे बैठते हैं, 2-2 घंटे बात करते हैं, गाड़ी से छोड़ने आते हैं, तो मैं उनका तापमान देखता था। ये शख्स मुझसे कब कहेगा कि तुम मेरे दोस्त हो, ये खबर क्यों छाप रहे हो। और ईमानदारी से मैंने इतने सारे नेताओं को बहुत करीब से देखा है, देश के बड़े बड़े नेताओं को देखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सहनशीलता शायद मैंने किसी नेता में नहीं देखी होगी। मुझे लगता था ये मुझसे कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी खबर को नहीं कहा, मैंने उनसे काम को नहीं कहा। अगला ऑफर ये था कि संजय तुम्हारा अखबार चूंकि पहला पेज बड़ा क्रिस्पी टाइप का होता है, कभी प्रियंका जी ट्वीट कर दे रही हैं, कभी केजरीवाल कर दे रहे हैं, कभी अखिलेश कर दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, देखो कोई और अखबार छाप नहीं रहा है। तो मैंने कहा यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे अखबार को 2.5 साल हुआ है। आप जिन बड़े अखबारों की बात कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी है तब वो अखबार बन पाए हैं, इतना संघर्ष है। मेरे अखबार 2.5 साल में इतना बड़ा हो गया कि आपको तकलीफ होने लगी। तो मैंने कहा सारा खेल देश में ब्रांड का होता है। मैं 2.5 साल में इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर पाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं छापता हूँ क्योंकि बाकी लोग नहीं छापते हो, बाकी लोग के धंधे होते हैं, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। अगली बात ये थी कि सरकार के पास बहुत बजट है सूचना में। हर साल हम तुम्हारे अखबार को 10 करोड़ का विज्ञापन देंगे, माहौल ख़राब है, मत छापो पहला पेज। तो मैंने कहा देखिए ये पैसे के चक्कर में अखबार जिसको बच्चे की तरह पाल रहा हूँ मैं, इसकी हत्या कर दूँ संभव नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं छापते, सरकार जो नहीं कर रही है, जो करना चाहिए उसका वो छापते हैं। हमने उस सरकार में भी छापा, इस सरकार में भी छाप रहे हैं, हम किसी के खिलाफ आप अच्छी बातें नहीं सरकार के बारे में लिखते ना। मैं देखो अच्छा काम करने के लिए तो सरकार आती है और बाकी सब तो अच्छा ही छाप रहे हैं। अच्छा। सरकार जो अच्छा नहीं कर रही है वो भी छाप रहे हैं, कदम आगे बढ़ के छाप रहे हैं। मैं उनसे मना करके आया, अगले दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया चिट्ठी लेकर, और उसमें नाम और पता फर्जी था, मतलब लल्लू माल और पठान टोला, कोई भी नाम पता नहीं था। और मुझसे उसमें लिखा हुआ था कि मैंने बड़ी अकूत संपत्ति कमा ली है और इस नाते से मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। मैं चौंका पड़ गया, ये पत्रकारों पे कब से होने लगा। मैंने कहा स्वागत है इसका भी, क्योंकि मैंने उसी समय उन अफसर को फ़ोन किया। मैं कहा जिन पे ये ऐसी संपत्तियाँ होती हैं वो सरकार से लड़ते नहीं हैं, सरकार से दोस्ती करते हैं। उसके सर कुछ दिनों बाद 2 गाड़ी में भर के लोग आए और मेरे ऑफिस पे हमला हो गया। Really? मैं ऑफिस में था नहीं, पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया, मैंने FIR कराई। उसके तत्काल बाद मेरा अखबार मेरी पत्नी के नाम था। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अफसर हैं, STF के हेड है अमिताभ यश, कई सारे उनके ऊपर आरोप रखते रहते हैं एनकाउंटर वगैरह के। तो मेरे एक STF के खिलाफ खबर छपी और उन्होंने अपने नाम से क्रिमिनल डिफॉर्मेशन मुझ पर मेरी पत्नी पे कर दिया। तो मैं हंसा, मैंने कहा माफिया लोग भी लड़ते हैं तो परिवार की पत्नियों को बीच में नहीं लाते, लेकिन अच्छा है अगर आप लोगों का स्तर यही है, मैं वो स्वीकार है। उसके कुछ ही दिन बीते सर अगली कार्रवाई फिर हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद जैसे ही वायरल हुआ, वहाँ पे पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं। अच्छा। 500-700 पत्रकारों को मिले होंगे। इंटरव्यू वायरल होने के 24 घंटे के अंदर 100 पुलिस वाले आए, मेरा सरकारी मकान मुझसे खाली करा लिया गया। जो राज्य स्तर के मानता आपको सरकारी मकान सारे पत्रकारों को मिलते हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं। अभी भी 600-700 पत्रकार ऐसे हैं जिनको सरकारी मकान मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। अच्छा। लेकिन खाली कराने के लिए मैं, चूंकि संजय सिंह का इंटरव्यू था, मेरा अगले दिन 24 घंटे में वो मकान खाली करा लिया गया। उनको जरूरत होगी ना। उनको जरूरत होगी, मेरे मकान की जरूरत होगी, मैं मान सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा कुछ आपत्ति नहीं करी। उसके तत्काल बाद सर राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति होती है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मेरी मान्यता खत्म करी गई और आज सरकार को बने हुए 7 साल से ज्यादा समय हो गया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर वकीलों में से एक, जब नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह के केस मामले में और मोदी योगी राज में डिजिटल न्यूज चैनल बंद किए जाने पर बहस शुरू की, एक बार फिर से सरकार के ऐसे तार खुलते चले गए और जिसमें नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ कहा वो शायद आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं। बंद किया 4 PM, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नोटिस नहीं दिया। और सर वो उसमें लास्ट लाइन की जब कुंभ वाली रिपोर्टिंग कराई, उसके बाद से मुझे पता चला पिछले 3 महीनों में ED को 3 चिट्ठी आ चुकी है मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और लेटेस्ट 29 तारीख को सुबह एक यूट्यूब से एक लेटर मेल आता है कि भारत सरकार ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक किया जाए। आपका चैनल बंद ब्लॉक किया जाता है।
मुझे सबसे अफसोस ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे नहीं करना चाहिए। देश, मैं कहीं इस देश को मोदी जी और शाह साहब से ज्यादा प्यार करता हूं, तो इस नाम पे बंद नहीं करना चाहिए था। आप कह रहे थे कि मोदी जी को पसंद नहीं है, शाह जी को पसंद नहीं है, आपको बंद कर दिया, तो मुझे अच्छा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बंद नहीं करना चाहिए था। ये मुझे दुख है। नेहा जी, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की। एक तो देश होता है और एक सरकार होती है, और देश और सरकार में अंतर तो होता है। सरकार तो देश नहीं है और देश सरकार भी नहीं है। सरकार तो एक राजनीतिक पार्टी की होती है। तो आपने तो आज तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात कही हो जो ऐसे लगा हो दैट यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, के सरकार के, आई मीन देश के खिलाफ आप तोड़वाने की लड़ाई कर रहे हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो आपके खिलाफ ये नेशनल सिक्योरिटी और ये वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये जो प्रावधान BNS में है, ये क्यों किया गया आपके हिसाब से? सर, यही तो मेरा भी सवाल है। लगातार मैं सवाल कर भी रही हूँ कि भाई मेरे ऊपर देशद्रोह आए दिन जिसका मन कर रहा है। कोई भी, अभी हजरतगंज में हुआ था कि ये देशद्रोही है, अभी जो है अयोध्या में भी लोग ले करके चले गए कि इसको जो है ये देशद्रोही है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज़ उड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी, इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। आप बोलिए ना, राम नाम सत्य है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। वहाँ पर भी इतनी बड़ी घटना, कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? और दूसरी चीज सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, कोई भी। तो मेरा सवाल ये है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे? आप इस्तीफा कब देंगे? और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी कोई बात ही नहीं करता, बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं, अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है। इसी नाम पे ना हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, अब फिर भी हिंदू खतरे में है, तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूँ। और एक कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया, तो उस वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। वीडियो के क्या है, वो तो YouTube चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। उसमें आपकी क्या गलती है? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है। कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का एक क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था, भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक है ना। तो हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा भी हक है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने जिरह की और बात आगे बढ़ाई, तो फिर मोदी राज के ऐसे कैसे कारनामे खुल करके सामने आए जिसे सुन करके मैं खुद दंग रह गया। आप भी सुनिए किस अंदाज में किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि डंके के चोट पर सबूतों की बुनियाद पर वो अपनी बात रख रहे हैं। मन की बात आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि इस समय आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस समय
देश इसी स्थिति पे है और इसी गंभीर स्थिति है कि कोई भी आप सवाल पूछोगे उसका फायदा किसी और को होगा, इसलिए इस समय आपको सवाल नहीं हमको भी लगा था सर कि देश इस स्थिति में है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना सऊदी का दौरा वापस करके आए थे। हमें भी लगा था उस दिन की देश इस स्थिति में है, लेकिन वो तो 24 घंटे बाद बिहार में रैली कर रहे थे, चुनाव की रैली कर रहे थे। वो तो जरूरी था, वो मंच पे बैठ के हंस रहे थे नीतीश कुमार के साथ। रैली तो जरूरी होती है ना, बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल मैं मानता हूँ। उसके बाद वो 9 घंटे फिल्मी हीरो हीरोइनों के संग बम्बई में थे। उसके बाद कल वो केरल में दूसरी शर्ट पहने हुए थे, शाम को तीसरी शर्ट पहने हुए थे, वहां चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम के संग मंच पे हंस रहे थे। तो हमको लगा नहीं कि गोदी मीडिया के चैनलों के अलावा देश में कहीं सीरियस है कुछ मामला। हमको तो लगा खत्म हो गया, जैसे पुलवामा में खत्म हो गया। आज तक हमें नहीं पता, हम क्यों नहीं पूछे भारत के नागरिक होने के नाते कि 350 किलो RTX उन सड़कों पर कैसे घूम रहा था। हम क्यों सतपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं करें। उन्हें तकलीफ है कि सतपाल मलिक का हमने 3 बार इंटरव्यू किया, गवर्नर रहा है वो आदमी, वो बता रहा है कि पुलवामा का सच क्या था। तो देश में कौन सा माहौल खराब है। आप केवल मीडिया के चैनलों पे आप मीटिंग बुला रहे हैं कि 3 सेना के प्रमुख बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उससे पहले एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि सेना के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और आप जो मीटिंग कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चैनलों पे चल रही है। ये कौन सी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की। टीवी चैनलों पे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है, फिर टीवी चैनलों बयान दिए कि हमने सेना से कह दिया कि आपके हाथ खुले हैं, टाइम फाइनल कर लीजिए। हम क्या दुश्मन को बता दें कि हमने सेना को ये कह दिया। ये कौन सा हो रहा है, ये युद्ध कौन सा होता है जिससे प्राइम मिनिस्टर जो निर्देश दे रहा है वो टीवी पे चल रहा है पाकिस्तान को बताने के लिए। जो नेहा ने कहा, हमने सवाल पूछा कि कभी 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री विदेश से आ रहे हो जहाज पाकिस्तान में उतार दें। किस मुंह से हम बात करेंगे। हम मैच नहीं खेलेंगे उनसे भारत की जमीन पर, वो मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान की जमीन पर, लेकिन शाह साहब के बेटे हैं तो मैच दुबई में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान से, क्योंकि हजारों करोड़ का खेल है। ये सवाल पूछेंगे ये कौन सा देश के खिलाफ है। हम दावे के साथ कह सकते हैं जो सवाल हम पूछ रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, हम बात लगातार अपने चैनल पे कह रहे हैं कि देश नाजुक खड़ी में है, इसलिए हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं खड़ा होना चाहिए। हम लगातार कह रहे हैं अपने चैनल पे ये मत कहो कि धर्म पूछ के मारा गया, ये मुद्दा मत बनाओ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ऑफिशियल पेज पर कहती है। दोस्तों, ये सारे के सारे खुलासे, ये सारे के सारे चौंकाने वाली बातें, चौंकाने वाले एंगल से इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग जगहों पर ये सारी की सारी चीजें चर्चा का विषय बनी हुई है। हर शख्स हिला हुआ महसूस कर रहा है। अब खुद देखिए किस अंदाज में नेहा सिंह राठौर ने अपने उस तेवर के माध्यम से, जबकि देशद्रोह का केस हो चुका है, उसके बाद में क्या कुछ कहा, कैसे आरोप लगाए। यूपी में काबा जी, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, मैं सर आपको 2 लाइन गुनगुना करके भी बताना चाहूंगी कि खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो ये सवाल है सर, बिल्कुल, और इसमें कई सवाल जुड़े, इसमें कई सारे सवाल हैं। चाहे वो हाथरस वाली बात हो गई, चाहे कोरोना में इतने सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, मेरी अपनी सास रेमडेसिविर उनको नहीं मिला, वो मर गई। और सच में गंगा के किनारे लाशें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, और कफन सर आप समझते होंगे जो उड़ाया जाए, तो उसको कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। हाँ, ये दृश्य हमने देखा कोरोना में। तो जब मैं सवाल करती हूँ, चाहे वो मंत्री जी के बेटे जो थे वो किसानों के ऊपर थार से रौंद दिए थे, चाहे वो वाली घटना हो, तो मैंने, क्योंकि मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो अपने गीतों के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर FIR किया। अच्छा, वो फर्जी था। अच्छा, हाँ, वो फर्जी था। बाद में मैंने MP में काबा कमिंग सून करके, एक आपने शायद देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता था, वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था, सीधी वाला जो पेशाब का, करेक्ट, वो बात आपने रखी थी सब। जी, तो एक कार्टून शेयर किया था, उस पे भी FIR कर दिया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। अच्छा, तो मुझे सर, मुझे तो आप तो
विधि विशेषज्ञ हैं और आप ज़्यादा जानकार हैं, तो मुझे आपसे भी जानना है कि इस तरीके से तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, मैं अपना काम कब करूंगी यहाँ। इसीलिए तो हमने आपको इस प्रोग्राम में बिठाया है। इसीलिए तो बिठाया कि आप दर्शकों को बताओ कि इसमें गलत क्या है। जी सर, जी ठीक है ना, हम भी तो देखिए, हम रोज लड़ाई लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? सरकार से। जी जी जी। अक्सर हमारे मुकदमे जो होते हैं सरकार के खिलाफ होते हैं। ये तो मतलब जब तक सरकार के खिलाफ नहीं करोगे तो उस शख्स को न्याय कैसे मिलेगा? हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो आप भी न्याय के लिए लड़ रही हैं। एक तरीके से आप भी, आपका ये जो संघर्ष है वो केवल ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी जवाबदेही कौन देगा और ये निर्णय किसने लिया और ये गलत था आपके हिसाब से। तो कोई वहाँ ये तो यही चाहते हैं ना कि आप सवाल नहीं पूछो। हालांकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ पूर्ण बहुमत बल्कि बहुमत से कहीं ज्यादा, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी धराशायी, मगर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की एक नई बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे में अटकलें हैं कि दिल्ली लखनऊ को साइडलाइन करना चाह रहा है, यानी कि योगी वर्सेस बीजेपी आलाकमान की इस बीच की लड़ाई। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो स्थितियां, एक सिरा जुड़ता है योगी सरकार से, दूसरा सिरा जुड़ता है मोदी सरकार से। ऐसे में देशद्रोह का किन तर्कों और तथ्यों की बुनियाद पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा और किन तथ्यों के आधार पर चैनल बंद हुआ, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट उसे कंटिन्यू रखेगा? इंतजार करना होगा दोस्तों, आप खुद तय कीजिए चल क्या रहा, मौजूदा वक्त के हालात हैं कैसे और ऐसे में हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा देखिए, ये पैसे के चक्कर में अखबार जिसको बच्चे की तरह पाल रहा हूँ मैं, इसकी हत्या कर तो संभव नहीं है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज़ उड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। इंटरव्यू वायरल होने के 24 घंटे के अंदर 100 पुलिस वाले आए, मेरा सरकारी मकान मुझसे खाली करा दिया गया। कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? उसके तत्काल बाद सर राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति होती है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मेरी मान्यता खत्म करी गई और आज सरकार को बने हुए 7 साल से ज्यादा समय हो गया। और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। पिछले 3 महीनों में ईडी को 3 चिट्ठी आ चुकी है मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। मैं कहीं इस देश को मोदी जी और शाह साहब से ज्यादा प्यार करता हूं, तो इस नाम पे बंद नहीं करना चाहिए था। आप कह रहे थे कि मोदी जी को पसंद नहीं है, शाह जी को पसंद